आज की क्लास में द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और फीचर्स रिमेनिंग रह गए थे पिछली क्लास में। मैंने आपको कुछ फीचर्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो एक्सप्लेन तो कर रखा है पिछली क्लास में, और ये वही सारे फीचर्स हैं जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमें ये बचपन से पढ़ना ही था तो अभी हमें वापस रिपीट करके इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने ये चीज़ भी समझाई कि अगर ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर है तो कुछ नॉन लिविंग्स भी इस नेचर में ग्रोथ के फीचर को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको सेडिमेंट्री रॉक वगैरह का एग्जांपल दिया था। मेटाबॉलिज्म में आपने क्या सीखा था? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सबको एक साथ ऐड करके हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के जितने केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस लैब में परफॉर्म कराए जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमने क्या किया, इसको भी डिस्कार्ड करने का काम किया। देन मैंने रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था आपको। रिप्रोडक्शन में आपने सीखा था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अपने ही जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन आपके सामने निकल के सामने आया था। एक मैंने आपको म्यूल का एग्जांपल दिया था यहाँ पे, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन हॉर्स और डोंकी। बचपन से सुनते आ रहे हैं आप, ये भी बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है। और दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे आपके पास स्टेराइल ऑर्गेनिज्म। अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन अराइज होगा कि एक्सेप्शन का टैग हमने क्यों लगाया इसके ऊपर। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको सिखा रखी है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस तो करता है लेकिन वो उसी की तरह होते हैं। तो क्या म्यूल हॉर्स की तरह है? नो। क्या म्यूल डोंकी की तरह है? नो। अब ये जो स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स या स्टेराइल कपल है, क्या ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है? नो। तो बोलने का ये मतलब है कि ये जो एक्सेप्शंस हैं ये यहाँ इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम हॉर्स डोंकी म्यूल को बोल दे देखो तुम रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हो तो हम लोग तुमको यहाँ से उठा के नॉन लिविंग में प्लेस कर रहे हैं, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होने की वजह से इसको भी हमने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है। देन एक सबसे बेस्ट फीचर यहाँ पे आपके सामने निकल के क्या आया? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आपने बचपन से पढ़ रखा है और इनिशियल क्लासेस में बच्चा यही सीखता है कि अगर एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म करने वाले सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स को आप एग्रीगेट करते हैं तो एग्रीगेट करके क्या फॉर्म होगा? टिश्यू। टिश्यूज जो कि एक सेम पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं उसको जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गन बनेगा। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके जब एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करने का काम करता है। और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट और अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फीचर कभी किसी नॉन लिविंग में आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर आप 10-10 बुक्स रख दीजिए टेबल पे तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे वो सब क्या करेंगे, एग्रीगेट करके एक मोटी बुक बन जाएगी या फिर कुछ एक्स्ट्रा एडवांस बन जाएगा या वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पेक्यूलियर स्पेसिफिक कॉपीराइटेड फीचर है। ये फीचर आपको किसी भी नॉन लिविंग में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कंक्लूजन लिख रखा है। तो जितने भी नॉन लिविंग्स हैं क्योंकि वो सेल के नहीं बने हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये उन बच्चों के लिए जो पिछली क्लास में नहीं थे, मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कराया है। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। बहुत ही कॉमन सा टर्म है। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि मुझे एक बात बताओ कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, तो कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है। बहुत ईजी, आसान सा ईजी सा टर्म है कॉन्शियसनेस, इसमें कहीं कुछ है नहीं। ठीक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसके बारे में क्या करें। जब के टाइम का डेटा आप अपने बुक्स में पढ़ते हैं तब की बात अगर करी जाए
तो उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और डेवलप नहीं थी और उस टाइम इतने हाई लेवल के रोबोट्स भी फॉर्म नहीं हुए थे। तो फिर यहाँ पे सवाल उठता है, तो आज के डेट के लिए फिर हम क्या बोले? आज के डेट में आपके पास कई रोबोट्स के एग्जाम्पल है, एक दो नहीं, बहुत सारे रोबोट्स के आपके पास एग्जाम्पल है। अच्छा एक चीज, रोबोट बनाया किसने? बनाया तो आप ही ने है ना, ह्यूमंस ने बनाया है। तो जब ह्यूमंस ने बनाया है और उसके ब्रेन में बिल्कुल आप ही के तरह, जैसे आपके ब्रेन में भी ऐसे पार्ट्स अवेलेबल हैं जो कि परमानेंट स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज, क्रिएटिव थिंकिंग, सबका काम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये सोफिया रोबोट है। आप लोग इसलिए सबसे अच्छा जानते होंगे और न्यूज़पेपर में वहाँ इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया गया होगा, क्योंकि इस रोबोट को सबसे पहले सेमिनार देने के लिए वेस्ट बंगाल के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा गया था, ठीक है। आप इसका जो सेशन है वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं वीडियोस के थ्रू। मतलब बहुत ही फ्रैंकली, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख रहे हैं, इसको ह्यूमनॉइड रोबोट बोला जाता है। अगर कोई रोबोट किसी पर्टिकुलर एनिमल की तरह बनाया जाता है, उसको उसका नेम दे दिया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है। क्यों बोला जाता है ह्यूमनॉइड? क्योंकि ये रोबोट जो है वो ह्यूमन की तरह ही दिख रही है। पता ही आपको, सिंपल सा है, कोई भी देखेगा तो कोई भी देख के इसको बता सकता है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों ने अपने एग्जाम से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और इसने हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो इंग्लिश में दिया, ठीक है। अब कई बच्चे क्वेश्चन पूछते कहते हैं मैम अगर हम हिंदी में पूछेंगे तो हिंदी में तो जवाब नहीं देगी। तो मैंने बच्चों से कहा, और आप खुद भी सोच सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत हार्डली होगा तो जैसे आप वेस्ट बंगाल में हैं तो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली ये सब बोल सकते हैं। अब आपको, आपके सामने कोई तमिल बोलना स्टार्ट कर देगा तो आप तो नहीं समझ पाएंगे। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से किसी भी ह्यूमन बीइंग के माइंड में जो डेटा अवेलेबल होता है उसी के रिगार्डिंग वो क्या करेगा, आंसर करेगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके ब्रेन में जो डेटा डाला गया, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का डाला गया था। तो इसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इसको क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे? सोच के देखिए, क्या है ये? आपको यहाँ पे ये जो रोबोट नजर आ रही है, मतलब ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी इसको देखेगा तो क्या लगेगा, ये लगेगा ऐसा कि ह्यूमन ही है। बट ये क्या है? रोबोट है। बनाया किसने है? तो सवाल ये उठता है कि अगर आपसे, अच्छा एक और चीज, बचपन से कॉन्शियसनेस 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 आप सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बायोलॉजिकल कॉपीराइटेड टर्म है, ऐसे नॉर्मली भी बोलते हैं हम लोग कॉन्शियसनेस वर्ड जो है, बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्शियसनेस का आप मतलब क्या समझते हैं, यही बताएंगे मुझे, उधर से रिप्लाई करेंगे। कॉन्शियसनेस का आप क्या मतलब समझते हैं? देखिए, कॉन्शियसनेस को सबसे सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो कॉन्शियसनेस का मतलब है किसी एक्शन या स्टिमुली के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स दिया जाता है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसमें कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस इसमें है। लेकिन आज के डे में क्या है, ये बॉर्डर लाइन पे है, जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो है, क्योंकि इसके पास कॉन्शियसनेस है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका ये आंसर कर रही है। बाकी बहुत सारे फीचर्स जो हैं, लेकिन आप इसको लिविंग का टैग नहीं दे सकते। एक एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरे एक्सेप्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा एक्सेप्शन आपके पास क्या है,
कि जो आपके पास कोमा पेशेंट्स हैं, मूवीज में भी आपने बहुत ज्यादा सीन वगैरह देखे होंगे, तो कोमा पेशेंट्स जो हैं वो ब्रेन डेड होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें सेल्फ, बहुत तरह के कोमा पेशेंट्स होते हैं, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। कई जगह आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में ही ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं कि एक पेशेंट जो पड़ा हुआ है वो सुन रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, बट वो वहाँ रिएक्ट नहीं कर सकता, उठ के बोल नहीं सकता, फाइट नहीं कर सकता, वहाँ रिएक्ट नहीं कर सकता। एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप यहाँ पे क्या हो गया कि बिल्कुल ही कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो अब हम उसको क्या बोले? जब कॉन्शियसनेस को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ऐसी एक्सीलेंट एबिलिटी है जिसके वजह से वो अपने इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं उसके लिए सेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टिमुली हो, फिजिकल हो उसके लिए भी। फिजिकली आपने टच किया किसी चीज को, आपका हाथ जला, आप हटाते हैं वहां से। केमिकल है, बायोलॉजिकल है, किसी भी, अब बायोलॉजिकल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसके लिए, उस फेनोमेना के लिए हम लोग यहाँ पे क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग कॉन्शियसनेस का नाम देते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है इस पूरे नेचर में, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पोल्यूटेंट्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, और लाइट तो इतना बड़ा फैक्टर है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आगे जाके आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये वो लाइट ही है जो इस पूरे हमारे नेचर में, पूरे सिस्टम में एनर्जी को रेगुलेट कराने का काम कर रहा है। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यही है, प्लांट्स यहीं से एनर्जी लेंगे, फिर वो पूरे वर्ल्ड को सर्वाइव कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस जो है, हम लोग बोल तो रहे हैं, कॉन्शियसनेस कैन ऑल्सो सेड टू बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम आज की डेट में बात करें, एडवांसमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसमें आपके पास दो एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन आपके पास कोमा पेशेंट्स का, ये तो खैर काफी पहले से है। और दूसरा एक्सेप्शन जो कि आपको किताबों में या नोट्स में लिखा हुआ नहीं दिखेगा, दूसरा एक्सेप्शन आपके पास रोबोट्स का है। हमेशा याद रखेंगे, इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, ये सोफिया रोबोट है। और एक ही लाइन, ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगी इसमें, बहुत ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। चैप्टर्स को आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग करना है, जैसे जो चैप्टर आपको एग्ज़ाम में जितने मार्क्स का आना है। तो वेस्ट बंगाल में जो टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी है, इंडिया यूनिवर्सिटी brings Sophia, the world's first robot citizen to कोलकाता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। और ये क्या है, एक्सेप्शन में तो है, एक्सेप्शन में इसलिए है कि अब जैसे आपने उसके ब्रेन में जो डेटा डाला होगा, जो भी डेटाबेस डाला होगा, जो उसके अंदर आपने उसके चलने के लिए प्रॉपर पावर सप्लाई दिया होगा, अगर आप उन सब चीज़ों को निकाल लें तो उसका चलना वैसे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, और आज तक के डेट में मतलब सबसे बेस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जो है इसको माना जाता है। तो इसके पहले या बाद में जब आप चाहें, आप इस पॉइंट को यहाँ पे डाल सकते हैं कि सोफिया विच इज considered to be best best humanoid robot
ठीक है। तो ये भी क्या है आपके पास यहाँ पे एक्सेप्शन में है, सोफिया रोबोट, याद हो गया आपको। तो ये सारे जो फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये मैंने आपको अभी अभी समझाया और एक्सप्लेन किया है। अब फिर जब वापस आप इस चैप्टर को देखते हैं और एनालाइज करते हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं आपके पास। मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, मैंने ये बात भी बताई थी, ऐसा कहीं किसी किताब में किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, और आपको कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 पार्ट्स। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस चैप्टर के क्या है, आपके पास 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो था फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको आपने कवर कर रखा है। फिर यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे छोटे-छोटे और कॉन्सेप्ट हैं जो आसान हैं। मतलब अगर मैं एक बार बोलूँ ये भी आसान था, ये भी ईज़ी था, इसको समझने में कहीं से दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे के पार्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो ये सारे फीचर्स के बाद अब अचानक से आपका जो टॉपिक है, एनालिसिस है, चैप्टर है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब ये है कि अभी तक हम फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे थे, और अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब ये एक वर्ड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाइवर्सिटी, वो वैसे किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, उसके डेफिनेशन के बारे में। अगर कोई आपसे बोले वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो गलत होगा। वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स, तब भी गलत होगा। वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन, तब भी गलत होगा। सवाल ये उठता है फिर इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन को हम समझे कैसे और हमें लिखना क्या है। तो अगर आप इस पूरे वर्ल्ड की जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, सबको एक साथ एग्रीगेट करके देखें, तो पता है आपको, सब एक स्पीशीज है, वन स्पीशीज है। आपके खुद के बीच में, आपके आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। आप बोलेंगे इसको क्या बोले हम, दैट इज नॉट डाइवर्सिटी, दैट इज नॉट बायोडाइवर्सिटी, उसको वेरिएशन बोलते हैं हम लोग। उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन और डाइवर्सिटी में जमीन आसमान का फर्क है। वेरिएशन में आप एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं, और डाइवर्सिटी जैसे आप में और कहीं आजू बाजू में, सुबह सुबह आप उठे, आपने बहुत सारी बर्ड्स को देखा बोलते हुए, तो वो जो बर्ड्स अवेलेबल है, दूसरे अदर एनिमल्स हैं, काऊ है, डॉग है, कैट है, सबको आप देख रहे हैं, तो इन सब के बीच में जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए शॉर्टेस्ट डेफिनेशन हो जाएगा वैरायटी ऑफ स्पीशीज। ये हो गया आपके पास वैरायटी ऑफ स्पीशीज। तो डाइवर्सिटी में याद रखना है आपको वैरायटी ऑफ स्पीशीज। अब वैरायटी जब आती है ना, तो वैरायटी आने के साथ साथ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब अगर कहीं पे वैरायटी की बात करते हैं, जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, आप एक शॉप पे गए, दुकान पे गए, आप एक पेंसिल खरीद के लाए, तो पेंसिल खरीद के लाए तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा कबर्ड में, टेबल पे, स्कूल बैग में ले जाके डाल देंगे, बात खत्म। वहां आपका दिमाग खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक मॉल में सामान खरीदने गए और पता चला 3-4 बड़े बड़े कैरी बैग से आपने बहुत सारा जो है सामान खरीदा, परचेज किया, वेजिटेबल्स हैं, बुक्स हैं, क्लॉथ्स हैं, शूज हैं, बहुत एक्स वाई जेड अदर चीजें भी है, तो आप क्या करते हैं, शॉपिंग करके जितना भी सामान लाए हैं सबको ऐसा तो नहीं कि फ्रिज खोल के उसके अंदर रख देते हैं, नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा आपका। तो जो आपने 1 घंटा शॉपिंग करने में लगाया था, तो ऑनेस्टली अगर आप सबका क्लासिफिकेशन करके प्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो आपका उसमें भी आधा घंटा लगेगा, कायदे से अगर आप उसको प्लेस करना चाहें। जैसे अगर आपने राशन का सारा सामान खरीद रखा है, चीनी है, चाय की पत्ती है, जो भी चीजें हैं,
चीनी है तो उसको उसके डब्बे में डालेंगे, चाय की पत्ती है उसको उसके डब्बे में डालेंगे, कपड़े हैं तो कबर्ड में ले जाके रखेंगे, शूज है तो उसके कबर्ड में ले जाके रखेंगे, शू रैक पे ले जाके रखेंगे। तो बोलने का मतलब हुआ कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में भी तो डाइवर्सिटी है, जो अभी भी मैंने आपको बोला वैरायटी ऑफ स्पीशीज। इसका क्या करें? तो हमारे पास यहाँ जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप शॉपिंग करके लेके आए, सबको आपने ऑर्गेनाइज किया, तो कैसे करते हैं? पहले पहचानते हैं। आप कोई ऐसा कैरी, उसके अंदर कोई छोटा कैरी बैग है जिसमें आपको पता नहीं चला सामान क्या रखा है आपने, आप उसको एक बार खोल के देखते हैं कि व्हाट इज दैट। खोल के देखने के बाद फिर आप उसको वापस ले जाके पर्टिकुलर प्लेस पे प्लेस कर देते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी आप क्या करते हैं? यहाँ भी आप सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहले क्या करेंगे? पहचानेंगे। पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करने के बाद नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे, नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण। जैसे कोई बच्चे का जब जन्म होता है तो लोग नाम रखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिना नाम के छोड़ देते हैं, उसको नाम रखना जरूरी हो जाता है। पूरी लाइफ सर्टिफिकेट में तो इधर उधर, तो एग्जाम देते वक्त, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, हर जगह क्या काम आता है? आपका नाम ही काम आता है। ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी आने की वजह से आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? आपको यहाँ पे नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो नोमेनक्लेचर क्या हो गया? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक हो गया लोकल नेम। लोकल नेम का मतलब ये है कि आप जिस नाम से किसी स्पीशीज को पहचानते हैं, बचपन से आप जान रहे हैं। जैसे आपने मैंगो बोल दिया, आम बोल दिया। अब आप आम जाके बोल रहे हैं अदर कंट्रीज में जहाँ फ्रेंच बोला जा रहा है या कोई अदर लैंग्वेज बोला जा रहा है, वो लोग तो नहीं समझ पाएंगे। तो इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इन सारे कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको उसका एक साइंटिफिक नेम लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे बात आती है किसी चीज के बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में, कि आप नामकरण तो कर रहे हैं लेकिन एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ कर रहे हैं। ठीक है। तो डाइवर्सिटी की वजह से, किसकी वजह से? डाइवर्सिटी की वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? चीजों को एक प्रॉपर नेम प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। तो डाइवर्सिटी के बाद नेक्स्ट जो आपके पास बात आती है, नोमेनक्लेचर। और ये जो नोमेनक्लेचर हो गया आपके पास, तो क्या है ये? तो नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। such that a particular organism is known by the same name all over। मेन चैलेंजिंग जॉब यही है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो, उसका एक ही नाम जाना जाए, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक नेम बोला जाए तो कहीं के भी कोई भी रिसर्चर है तो उसको पहचान सके। ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड। बस आसान सा है ये, इसमें तो कहीं कुछ है नहीं। ठीक है। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं दे देती हूँ आपको, जो कि पूरे चैप्टर में क्या हमेशा ही आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
अब एग्जाम्पल के तौर पे जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपके पास टेबल 1.1 होगा एनसीईआरटी बुक में। जब आप देखेंगे तो वहाँ पे उस सीरीज में सबसे पहले जो साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है वो ह्यूमन का लिखा हुआ है। आपका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? होमो सेपियंस। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, रूल बनाने वाले हैं इसका। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? होमो सेपियंस, SAPIENS। अब साइंटिफिक नेम को लिखते वक्त सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि ये फर्स्ट वाला जो है ये जीनस नेम है, इसका देखिए जो फर्स्ट लेटर है H वो मैंने कैपिटल्स में लिखा है, और सेपियंस जो है यहाँ पे इसका S देखिए मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है। एंड द साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, मैंने अलग अलग अंडरलाइन किया है इसको। अगर मैं एक साथ अंडरलाइन कर दूं, मुझे लगे कि अच्छा समय बच जाएगा, एक ही साथ अंडरलाइन कर देती हूँ, गलत हो जाएगा वो। तो सही साइंटिफिक नेम लिखने का या बायोलॉजिकल नेम लिखने का तरीका जो है वो यही है। अब हाउस फ्लाई को देखा है आपने, जो मक्खियाँ उड़ती रहती हैं घरों में, तो ये हाउस फ्लाई जो है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, DOMESTICA। सारा ही अंडरलाइन हो गया इसमें। इसको क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ये अलग होगा अंडरलाइन मस्का, और फिर उसके बाद ये अलग सेपरेटली अंडरलाइन करना जरूरी है। अगर एक साथ अंडरलाइन करेंगे गलत हो जाएगा, और सब्जेक्टिव एग्जाम में टीचर को राइट है इसके लिए मार्क्स काटने का, ठीक है। देन मैंने आपको मैंगो का एग्जाम्पल दिया था तो उसका भी लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। बार बार जब कभी भी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ाया जा रहा है, हमेशा हर जगह पे ये आपको सुनने को ही मिलेगा, और आसान सा भी है तो बच्चों को याद हो जाता है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कॉम्प्लिकेशन है, आपको समझ नहीं आए या समझने में कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं ऐसा, बहुत आसान है। दैट इज मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं इसको, मैंजीफेरा इंडिका। हमारे पास वर्क क्या बच गया, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये हमने इसको अलग और इसको अलग यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और एक और बचा आपके पास जो बहुत कॉमन है आपके लिए, दैट इज वीट। जो गेहूं है आपके घरों में, वीट। इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम। कई टीचर्स इसको ट्रिटिकम एस्टिवम भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग तो चेंज होना नहीं है। एस्टिवम, AESTIVUM, ट्रिटिकम एस्टिवम। और क्या करना है, इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर देना है। यहाँ पे ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं बिल्कुल एज इट इज जो आपको दिख रहा है ना, उसको जेरोक्स कॉपी अपनी कॉपी पे कर लेना है। उसमें कहीं कोई चेंज, कोई फेरबदल कुछ भी नहीं करना आपको। जहाँ कैपिटल्स है वहाँ कैपिटल्स आएंगे, जहाँ स्मॉल लेटर मैंने लिखा है वहाँ स्मॉल लेटर आएगा, कोई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये मैंने एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको नोमेनक्लेचर जो है वो एक्सप्लेन करा है। अब नोमेनक्लेचर जब आप सीख ही चुके हैं तो अगला आपके पास चैलेंजिंग जॉब क्या है, आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर सीखना है। क्या सीखना है आपको? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये हो गया, नोट कर लिया सबने? हो गया नोट ये? यस मैम। चलिए ठीक है। यहाँ पे जितने भी साइंटिफिक नेम्स अवेलेबल हैं आपके सामने, चाहे मैंने यहाँ होमो सेपियंस लिखा, मस्का डोमेस्टिका, मैंजीफेरा इंडिका, एट्रोइटिका मेस्टिका, सब में अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो सारे साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स हैं, दिख रहा है सबको। और नाम भी हम लोग यहाँ पे क्या देने वाले हैं,
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करने का ऐसा सिस्टम जहां पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम को 2 पार्ट्स दिए जाते हैं। कितने पार्ट दिए जाते हैं? 2 पार्ट दिए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर कैसे? केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं आप लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण होता है। वहाँ अदर अलग अलग केमिकल्स को देखते हैं और उसका नाम लिखते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके लिविंग सिस्टम में, उसका नेमिंग करना है आपको। यहाँ पे उसके नेम के बारे में आपको यहाँ सीखना है। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया। सबसे पहली बात, अगर कोई ऐसा टर्म बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, किसी भी दुनिया के सब्जेक्ट में अगर लिखा जा रहा है और अगर उसको बताने वाला कोई भी पर्सन है तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हु प्रपोज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पे नाम आता है कैरोलस लिनियस का। किसका नाम आता है? अब ये सब कॉपीराइटेड क्वेश्चन हो गए, इसमें आप चाह के भी कोई फेर बदल छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नाम है इनका कैरोलस लिनियस, LINNAEUS। नाम क्या है इनका? कैरोलस लिनियस है, एज इट इज। इनको इनके नेम को प्लस जो स्पेलिंग है इसको आपको याद रखना होता है। सब्जेक्टिव एग्जाम में तो वैसे भी लिखना पड़ेगा आपको। तो कैरोलस लिनियस जो है, इन्होंने सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज करने का काम किया था। अब बच्चों की क्वेरी होती है कि मैम क्या हमें इसके पॉइंट्स को रटना पड़ेगा क्या? मैंने क्या बोला था अभी अभी? अभी अभी मैंने बोला कि आपको रटना नहीं है इसको। जो आपने समझ रखा है ना, उसको देख के एज इट इज कॉपी कर देना है आपको। जैसे अगर कोई आपसे बोले कि राइट रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एक कोई सा भी साइंटिफिक नेम लिख लेना है। क्योंकि मैंने और चारों लिख रखा है तो एक अलग से, क्योंकि इसी बहाने आप सीख भी तो रहे हैं, एक अलग से मैं आपको टाइगर का लिख देती हूँ। यहाँ पे टाइगर है, दैट इज पैंथेरा, TIGRIS, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, और अलग अलग हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा इसको। अब जो ये साइंटिफिक नेम हमने लिखा है यहाँ पे, करना क्या है, इसी को देख के लिखना है। कैसे देख के लिखना है? तो इसको देख के क्या हम लोग नहीं लिख सकते कि बायोलॉजिकल नेम्स कंटेन 2 कंपोनेंट्स और 2 पार्ट्स? तो यहाँ पे इसके पास क्या अवेलेबल है? आपके पास 2 पार्ट है, साफ साफ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं यूनिवर्सल, मतलब पूरे यूनिवर्स में सबको फॉलो करना पड़ेगा ये यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखिए, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसमें सबसे पहली कौन सी चीज सीख रखी है आपने? जो आपको दिख रहा है ना, वही लिखना है। इस पे ध्यान नहीं देना है कि क्या करें, हम कैसे पॉइंट याद करें। नहीं, ये नजर आ रहा है पैंथेरा टाइग्रिस लिखा हुआ दिख रहा है आपको, बस बहुत है। ये नजर आ रहा है तो फर्स्ट पॉइंट अपने मन से आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लेना है। क्या पॉइंट नोट कर लेना है? तो बायोलॉजिकल नेम हैज 2 कंपोनेंट्स। दिख रहा है? क्या दिक्कत है लिखने में? बायोलॉजिकल नेम हैज 2 कंपोनेंट्स। हो गया? इसके पास क्या है? 2 कंपोनेंट है आपके पास। जब 2 कंपोनेंट्स हैं तो आपको बताना पड़ेगा क्या क्या है यहाँ पे।
तो ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं आपके पास, उसमें लिख लीजिए द फर्स्ट पार्ट और कंपोनेंट इज द जीनस नेम या जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम हो गया, ये आपका क्या है, जीनस नेम है या जेनेरिक नेम। फिर इसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपके पास, द सेकंड पार्ट और कंपोनेंट इज द स्पीशीज नेम है। ये स्पीशीज नेम को रिप्रेजेंट करता है। स्पीशीज नेम या एपिथेट मतलब पार्ट होता है। बच्चे ये भी पूछते हैं मैम आपने इसका मतलब नहीं बताया। स्पीशीज एपिथेट जो लिखा हुआ है, किसी चीज का जो कंपोनेंट होता है उसके लिए भी हम लोग टर्म क्या देते हैं, इंग्लिश का एक वर्ड है स्पीशीज एपिथेट। स्पीशीज वाला पार्ट है, बस खत्म। कहाँ से लिखा आपने, ये रटने की थोड़ी जरूरत है, यहाँ जो आप देख रहे हैं वहीं से आपको क्या करना है, इसको मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो जनरली लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसी लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं, इसको डेड लैंग्वेज कहते हैं। डेड लैंग्वेज बोलने का मतलब है इसमें चेंजेस की गुंजाइश बहुत कम होती है, तो ये ज्यादा टाइम तक क्या रहेगा, यूनिवर्सल रहेगा, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, साइंटिफिक नेम्स और बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन LATIN। ये याद होना जरूरी है, नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली, ऑप्शन ए इन इंग्लिश, हिंदी, लैटिन, फ्रेंच। तो लैटिन को टिक करना है आपको। बहुत ही आसान साधारण सा दिखने वाला ये पॉइंट जो है, ये नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपने इसको बुक में प्रिंट किया है तो आप क्या करेंगे, इसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। इटैलिक्स बोलने का मतलब क्या है कि वो फॉन्ट जो है थोड़ा सा, जैसे कैसे यहाँ पे अभी जो टाइपिंग वर्क है तो उसमें बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है हम लोगों के पास। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ढेर सारे जो फॉन्ट्स आपको दिख रहे हैं इसमें, ये बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट है। तो जैसे इटैलिक्स पे आप यहाँ पे टिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टिल्टेड हो जाएगा, वो पार्ट ऐसे तिरछा हो जाता है। तो कैसे होगा, ये इटैलिक्स में आपको उसको प्रिंट करना पड़ता है। लैटिन एंड written in italics, बस। देन आपके पास क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है वो जीनस नेम रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड पार्ट जो है वो स्पीशीज एपिथेट है, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट है। फिर मैंने क्या बोला आपको जब मैं लिख रही थी साइंटिफिक नेम को, तो मैंने उस वक्त आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई कि व्हेन साइंटिफिक नेम्स, व्हेन साइंटिफिक नेम्स, व्हेन साइंटिफिक नेम is handwritten, नेम्स कर लीजिए यहाँ पे, साइंटिफिक नेम्स आर handwritten or separately underlined। अगर सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि बुक में तो आपने नहीं देखा है, जो अभी अभी मैंने आपको बात बताई। तो उसके लिए हालांकि ऊपर मैंने लिख ही रखा है, थोड़ा तिरछा करके लिखते भी हैं, और अगर बुक में अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तभी आपको क्या करना है, वहाँ पे उसको इटैलिक्स में प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बस हो गया। देन आपके पास ये जो है बहुत ही सिंपल तरीके से
आपने जो बायोलॉजिकल नेम है उसके रूल्स को यहाँ पे कंप्लीट किया है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजीली आपने क्या किया इसको क्लियर कर लिया। और इसका फ़ायदा और बेनिफिट क्या हो गया कि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है जब अराइज होंगे तो वो भी कर लेंगे आप। जैसे क्या मतलब है बोलने का, हु प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस। And how many parts are available in a biological name? Two parts. What is represented by the first component of any biological name? Genus. क्या represent होता है? Genus name represent होता है. And what is represented by the second part? Species name. What is the origin of any biological name? Latin language. Latin and Greek भी लिखा होगा कहीं पे। Latin और Greek जो है दोनों इनका origin होता है, ठीक है। और एक और पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं या फोर्थ बना के भी आप लिख सकते हैं। सिंपल सा क्या मतलब है बोलने का कि जो यहाँ जेनेरिक नेम है आपका, ठीक है, तो जीनस नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जीनस नेम जैसे हमने पैंथेरा लिखा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जीनस नेम स्टार्ट्स विद अ, फोर्थ करके मैं लिख देती हूँ, इतना जब किया ही है तो यहाँ पे एक क्यों रहने दें, इसको एक नीचे पॉइंट बना देते हैं, फोर्थ लिख लीजिए यहाँ पे। जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, दिख रहा है आपको ना, वही लिख लेना है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है जीनस नेम जो है, ठीक है। वाइल द स्पीशीज नेम starts with a small letter। परफेक्ट हो गया ये। आपके एग्जाम में बायनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर नोट आए, ये पूरा पेज जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आसान लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है। एज इट इज जो आपको दिख रहा है ना इसी को आपको लिखना है। अब ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन रटने बैठ जाइए, मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है कि इसको आपको एग्जाम में नोट कैसे करना है, तो काफी आसान हो गया आपके लिए। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये मैंने आपको एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट करा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और टर्म आता है। टर्म यहाँ पे क्या आता है आपके पास, एक नया टर्म है स्पेशल अलग से, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन। टर्म है आपके पास सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, तो सिस्टमैटिक्स जो है आप क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, इसके ऊपर पहले मैं एक और टर्म लिख देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो आप क्या सुनेंगे यहाँ पे, टेक्सोनोमी। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो टेक्सोनोमी जो है दैट इज स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब समझ है कितना सिंपल है, कितना साधारण है। जो आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई करने को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है कि फिर सिस्टमैटिक्स क्या है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से, बोलेंगे फिर डिफरेंस क्या हुआ, फिर अलग अलग वर्ड देने की क्या रिक्वायरमेंट थी, अलग अलग टर्म देने की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों ही स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन अगर हम टेक्सोनोमी के भरोसे बैठे होते तो आज के डेट में जिन बैट्स को हम एक सिंगल इकलौता फ्लाइंग मैमल के तौर पे जानते हैं, उस मैमल को आज हम लोग बर्ड्स के अंदर पढ़ाई कर रहे होते। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो टेक्सोनोमी है,
सिर्फ मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर के आधार पे। लेकिन जब आप स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन तो करें, लेकिन स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा वहां पे? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द basis of on the basis of their इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि जितने ऑर्गेनिजम्स इस लिविंग सिस्टम में अवेलेबल है उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, कैसे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी relationship. Study of classification on the basis of their evolutionary relationship. क्या कहते हैं हम लोग इसको? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सिस्टमैटिक्स। तो अगर आज की बात से आपसे पूछा जाए कि सिस्टमैटिक्स का क्या मतलब हुआ, तो है ये स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे आपको उन ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन देखना पड़ेगा, क्या वो सब आपस में एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के आधार पे कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, ये भी देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। फिर एक और नीट का क्वेश्चन आता है आपके पास कि जब आप टेक्सोनोमी की यहाँ पे पढ़ाई कर रखा है, तो टेक्सोनोमी की पढ़ाई करने के बाद नोट करके मैं लिख देती हूँ अलग से आपको, देन ऑब्वियस है तो यहाँ पे नोट करके आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? कैरोलस लिनियस ही है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस कितनी अच्छी बात है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए भी आपको किनका नाम याद रखना है? कैरोलस लिनियस का। इसके लिए भी आपको किसका नाम याद रखना है? कैरोलस लिनियस का। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कौन है? कैरोलस लिनियस है। ठीक है, कैरोलस लिनियस साहब ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, और उन्होंने जो बुक लिखा है और उनकी जो पब्लिकेशन है उसका नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टमैटिक्स से याद रखेंगे, क्योंकि आप फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको बोल रहे हैं? कैरोलस लिनियस को बोल रहे हैं। कभी अगर एग्जाम में भूल गए एक जैसे ऑप्शन मतलब लेमार्क, लिनियस, डार्विन एक जैसे मिलते जुलते नाम लिखे होते हैं, तो आप इससे याद रखेंगे कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी आपने किसको बोला था? कैरोलस लिनियस को बोला था। ठीक है, तो उन्होंने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा था? तो उन्होंने अपने पब्लिकेशन का टाइटल रखा था सिस्टेमा नेचुरी। तो ऐसे लिख लीजिए, या फिर हेडिंग भी दे देती हूँ इसकी, SYSTEMA, सिस्टेमा NATURE, सिस्टेमा नेचुरी प्रोनाउंसिएशन हो जाता है इसका। ठीक है, इसके लिए भी आपको किसका नाम याद रखना है? कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो ये जितने भी आपको यहाँ पे टर्म्स दिख रहे हैं, सब कुछ आपने क्या सीखा है? न्यू सीखा है आज की क्लास। ये था जब आप 9th में पढ़ाई कर रहे थे, छोटा बॉक्स बना के उसके अंदर सारी चीजें दी गई थी, बट होता ये है कि उस टाइम बच्चों को आदत नहीं होती चीजों को समझने की, वो रटने के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में काफी कम चीजें होती है। रेयरली 100 में से निकाला जाए तो 1 या 2 बच्चे होते हैं जो थोड़ी कॉन्सेप्ट लेके पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को 11th में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको 0 लेवल बेसिक से लेके जो है वो मैं चल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्सोनोमी, सिस्टमैटिक्स, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये भी मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया और समझाया है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इतना पार्ट जो है आज की क्लास में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? टेक्सोनोमिक कैटेगरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। टेक्सोनोमी, हायरार्की, टेक्सोनोमी कैटेगरी, ये होता क्या है आखिर? ठीक है, तो पंक्चुअल रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद ये हार्डली 2 क्लासेस होंगी जिसमें आपका ये चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो
अगर आप ईच एंड एवरी क्लास रेगुलर रहेंगे, मेंटेन करेंगे, अटेंड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। अगर आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे मेरे से। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? और बहुत ही थोड़ा और बहुत कम, जैसे आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा ना, अब जैसे मैं आज की क्लास के बारे में बात करूँ, तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर से जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो एक बस ये और ये, बस इतना सा, यही आपने आज की क्लास में क्या किया है, सीखा है। ये तो क्या है, स्पेशल कॉपीराइटेड है, ये तो अभी के अभी आपके ब्रेन में प्रिंट हो जाना चाहिए। इसमें मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको भी मास्टरी करनी है, या फादर ऑफ टेक्सोनोमी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सामने से तो आप उसको बदल लेंगे, या आपको वहाँ नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं? तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज जैसे है वैसे आप इसको क्लास में नोट करते चलेंगे। मैंने आपको बार बार रिपीट करा है कि बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट बच्चों ने, पेरेंट्स ने और टीचर्स ने बना के रखा है, बस रटने वाला और लिखने वाला सब्जेक्ट है, वो नहीं है यहाँ पे। अगर रटने वाला, लिखने वाला सब्जेक्ट होता तो बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर नहीं बनते, कुछ और बनते। ठीक है। अब अगर एक डॉक्टर सर्जरी करने के पहले वो सोचे कि अच्छा किताब में देखते हैं कि इसके बाद डिसेक्शन में आगे क्या करना है, तो पेशेंट तो मर ही जाएगा। तो बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इस मिथ को निकाल देंगे अपने दिमाग से, और ईच एंड एवरी क्लास करते चलेंगे। कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. चलिए ठीक है।